नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है सभी साथियों का। दोस्तों, हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रियाएं जो होती है उसके संदर्भ में हमने बात की। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है वो है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। यानी मैं एक सीधे तौर पे बात करूं, किसी भी व्यक्ति के लिए अधिकार क्यों आवश्यक, किसी व्यक्ति के लिए अधिकार कौन से प्राप्त होते हैं। एक सामान्य से बात करें तो हम अधिकारों के संदर्भ में बात करें तो अधिकार एक तो वो होते हैं जिसको हम कह सकते हैं मानव अधिकार। एक तो मानव अधिकार होते हैं, एक प्रत्येक व्यक्ति, मनुष्य, प्राणी, उनके लिए प्राकृतिक अधिकार होते हैं। एक अधिकार होते हैं इसको हम कह सकते हैं कानूनी अधिकार, और एक होते हैं इसको बोलते हैं मूल अधिकार। बाकी सांस्कृतिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, बहुत सारे अधिकार अलग अलग प्रकार के होते हैं। सवाल सबसे बड़ा यह आता है कि मानव अधिकार, मानवाधिकार, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में सबसे बड़ा सवाल ये उठाता है कि मानव के अधिकार क्या होने चाहिए। यूएनओ का एक चार्टर आता है उसमें, और 10 दिसंबर 1948 से विश्व स्तर पे मानवाधिकार लागू करने की बात इसमें उसी के तहत ही जैसे भारत में मानवाधिकार अधिनियम 1993 लागू किया गया था, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की का गठन किया गया था। राजस्थान में भी बात करें तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, मानवाधिकारों के लिए कार्य करता है ये। ठीक है। प्राकृतिक अधिकार, जैसे आपको मान लो कि स्पर्श करने का, सूंघने का, देखने का, ये जो अधिकार ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ये मानवाधिकार आयोग है, ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं, हमें प्राकृतिक अधिकार है। कानून, कानूनी अधिकार, मूल अधिकार जो हमें संविधान प्रदान करता है, इसमें और इसमें फर्क इतना होता है कि मूल अधिकारों का हनन होने पर आप डायरेक्ट मान लो कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या फिर किसी मान लो कि सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। लेकिन दूसरा सवाल ये बनता है कि कानूनी अधिकारों का अगर हनन होता है तो एक आप प्रोसेस के तहत ही न्यायालय तक पहुंच, पहले एफआईआर हुई, फिर जांच हुई, फिर निचले स्तर पे उस पे मान लो कि आपकी अपील सुनी गई, उसके बाद में आप एक प्रोसेस के तहत, जैसे मान मजिस्ट्रेट, उसके बाद में जिला न्यायालय, उसके बाद में उच्च न्यायालय, फिर सुप्रीम न्यायालय, इस प्रकार से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये थोड़ी सी जानकारी। नेक्स्ट अपने लिए बात ये बनेगी कि जो मूल अधिकार होते हैं, मूल अधिकारों पर डिस्कस और चर्चा, और महत्वपूर्ण बात इसमें अपने आज की क्लास की रहेगी। थोड़ा सा मैं इतिहास की तरफ देखूं तो एक चीज नोट करनी है आपको। इतिहास की तरफ थोड़ा सा देखा जाए तो मूल अधिकारों के संदर्भ में हमने क्या किया था, जब भारतीय संविधान निर्माण की बात का थोड़ा सा इतिहास पढ़ा था, उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट आया था संविधान निर्माण के संदर्भ में। और आपको पता है तो सन 1895 में स्वराज विधेयक आया था। स्वराज विधेयक मूल अधिकारों से कैसे प्रभावित है, किस प्रकार से? स्वराज विधेयक में समानता की, स्वतंत्रता की, अपने घर के अधिकारों के संदर्भ में बात हुई थी। यानी मूल अधिकारों की बात नहीं हुई थी, अधिकारों की बात हुई थी। अगर मैं कहूं कि अधिकारों की बात हुई है, इसका मतलब ये सीधी सी बात है कि कुछ आधार यहां से मिल। फिर हमने एक चीज में बात करूं, सन 1828, आप अच्छे से पता है कि यहां पर क्या हुआ था, नेहरू रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट कौन सी थी? नेहरू रिपोर्ट। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट में आपको अच्छे से पता है कि हमने मूल अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार के संदर्भ में बात हुई थी। नेहरू रिपोर्ट में यह बात हुई थी मूल अधिकारों की, कि हमारे मूल अधिकार होने चाहिए। और मैं अगर करूं कि मूल अधिकार क्या और कैसे होने चाहिए, मूल अधिकारों के संदर्भित कुछ बातें, कुछ आधार की बात करूं, तो यहां पर सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि ये एक तो लिखित दस्तावेजों के संदर्भ में। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें क्या नोट करोगे आप, दूसरी बात ये नोट करोगे कि जो मूल अधिकार है उसके बाद में जब मैं संविधान सभा ने हमारे कुछ अधिकारों के संदर्भ में चर्चा की, बातें की, उस समय पॉइंट नोट करना है आपको कि मूल अधिकार जो नेहरू रिपोर्ट थी, इस नेहरू रिपोर्ट को सामने रखकर इसमें बहुत सारी चीजें हमने ग्रहण की थी। तो हम कह सकते हैं कि मूल अधिकारों के संदर्भ में ये जो रिपोर्ट थी ना, ये अग्रगामी रिपोर्ट थी। मूल अधिकारों के संदर्भ में एक अग्रगामी थी, इसके आधार मानकर हमने बहुत सारी चीजें बातें इसमें।
फिर एक चीज 1934 में संयुक्त समिति बनी थी। संयुक्त समिति ने, अगर मैं बात करूं तो 1934 की संयुक्त समिति ने मूल अधिकार, हालांकि हम भारत शासन अधिनियम 1935 में अंग्रेज शामिल कर रहे थे, संयुक्त समिति की रिपोर्ट में यह कहा गया कि आप मूल अधिकार लागू नहीं करें, तो इसको लागू नहीं किया गया था। फिर हमने क्या किया था, सन 1945 में एक समिति, याद रखना, तेज बहादुर स्प्रूस समिति। समिति तो है 1945 की। इस समिति ने अधिकारों के दो प्रकार बता दिए। इन्होंने कहा कि जो अधिकार है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो अधिकार जो वाद योग्य है, एक वो अधिकार जो गैर वाद योग्य यानी वाद योग्य नहीं है। इन्होंने कहा कि अधिकार है वो अधिकार दो प्रकार के हो सकते, एक तो ऐसे अधिकार जो वाद योग्य है, एक ऐसे अधिकार जो वाद योग्य नहीं है। सीधे तौर पे हम कह सकते हैं ऐसे अधिकार जिनका हनन होने पर न्यायालय में अपील की जा सकती है वो वाद योग्य होते हैं, जिनकी अपील नहीं हो सकती, नहीं की जा सकती, न्यायालय की शरण जा सकते, वो गैर वाद योग्य। तो हमने वाद योग्य जो लिए थे वो तो कौन से थे, मूल अधिकार, यानी मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो न्यायालय में अपील हो सकती है, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत। लेकिन जो नीति निदेशक तत्व थे, नीति निदेशक तत्वों का अगर हनन होता है तो न्यायालय की शरण में जाने का प्रावधान नहीं, यानी ये गैर वाद योग्य। तेज बहादुर स्मृति समिति का ये सुझाव था कि अधिकार दो प्रकार के रखे जाएं, एक तो वाद योग्य अधिकार और एक गैर वाद योग्य। तो हमने वाद योग्य तो किससे लिया, मूल अधिकारों का, और गैर वाद योग्य किससे लिया, नीति निदेशक तत्वों को। हम एक चीज यहां पर, एक चीज ये भी नोट होती है कि मूल अधिकार है वो नकारात्मक है और नीति निदेशक तत्व है वो सकारात्मक विचारधारा पर आधारित रहेंगे। ठीक है, क्योंकि नीति निदेशक तत्वों में संविधान निर्माता जो थे ना, संविधान निर्माताओं के विचार इसमें शामिल किए गए थे, सामाजिक धारणाएं इसमें शामिल की, एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा दर्शन नहीं। लेकिन मूल अधिकार है, मूल अधिकारों के संदर्भ में भी अगर मैं बात करूं, चर्चा करूं, तो यहां से कौन बात निकल के आती है, मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है। कैसे, में इस पर भी चर्चा आगे करने वाले हैं। हमने संविधान सभा जब पढ़ी थी तो संविधान सभा में एक पॉइंट पढ़ा था, एक समिति पढ़ी थी। समिति कौन सी पढ़ी थी हमने, समिति हमने पढ़ी थी मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति ये बहुत बड़ी समिति थी, इसके कुछ उपभाग थे। ठीक है, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति जो थी ना, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके एक समिति, इसकी उप समिति थी, इसी समिति की नाम क्या था, मूल अधिकार उप समिति। ये हम संविधान सभा में पढ़कर आए, मूल अधिकार उप समिति। इसके अध्यक्ष आपको याद रखना है कौन थे, जे बी कृपलानी। के अध्यक्ष कौन थे, जे बी कृपलानी। जे बी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। यानी संविधान सभा में मूल अधिकारों की अगर मैं बात करूं, एक तो परामर्श समिति थी मूल अधिकार और अल्पसंख्यक से संबंधित थी, के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसकी 5 उप समितियां थी, उसमें एक उप समिति का नाम था मूल अधिकार उप समिति। अध्यक्ष याद रखना है जे बी कृपलानी। एक अल्पसंख्यक उप समिति और थी, उसके अध्यक्ष थे एनसी मुखर्जी। ठीक है,
एक चीज और नोट करो तो भारतीय संविधान में जो संविधान सभा थी ना, संविधान सभा में मूल अधिकारों पर 38 दिन तक चर्चा यानी बहस हुई। संविधान सभा में मूल अधिकारों पर 38 दिन चर्चा हुई थी, और 38 दिन चर्चा होने के बाद में भारतीय संविधान में हमने अधिकार है 7 मूल शामिल की। ठीक है, नेक्स्ट अपने सवाल यह बात ये बनेगी कि हमने कौन से अधिकार और कौन सी शामिल की। यानी मैं एक चीज बात करूं कि मूल अधिकारों का संवैधानिक प्रावधान क्या है। ये तो इसका थोड़ा सा इतिहास, थोड़ी सी जानकारी इसमें, और यहां से मैं भारत के इतिहास की बात करूंगा, विश्व स्तर की बात। हालांकि जैसे मान लो कि पहली बार मूल अधिकारों की बात चीन के राजा किम जोंग ने सन 1215 में एक अधिकार पत्र काटा जारी, बाद में शुरुआत हुई। ठीक है, फिर यहां से मान लो कि सन 1787 यूएसए ने अपने संविधान में लागू किया इन चीजों। और यहां से बात आती है कि मान लो कि फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता जैसे अधिकारों पर चर्चा हुई थी। और फ्रांस, ये यूएसए के संविधान में इसको 91 में फिर से मूल रूप से शामिल कर लिया गया। तो 91 में एक चीज आपको पता हो तो फ्रांस की क्रांति के बाद में वहां के जो शासक थे उनको मूल अधिकारों का उल्लंघन की वजह से ही वहां के नागरिकों ने दंड दिया। ये थोड़ा सा इतिहास की बात अपने है, लेकिन भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत के संदर्भ में याद रखना, हमने मूल अधिकार है वो लिए कहां से, अमेरिका के संविधान से। यानी किस देश से लिए मूल अधिकार, हमने इसके संविधान सभा के संदर्भ में पढ़ चुके, चर्चा जब हुई थी बात कर चुके। मूल अधिकार हमने यूएसए के संविधान से लिए, यूएसए के संविधान से प्रभावित है, हमारा संविधान लिखित है वो भी यूएसए के प्रभावित। ठीक है, अब थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं यहाँ चर्चा के लिए बता दूं कि भारतीय संविधान के, एक तो याद रखना मूल अधिकार भाग कौन से, भारतीय संविधान के भाग तीसरे, भाग 3 सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है भारतीय। ठीक है, भाग 3 में अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद कहां से कहां तक आता है। भाग 3 में अनुच्छेद आता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। 12 से 35 तक किससे संबंधित है, 12 से 35 तक सारे के सारे मूल अधिकारों से है, ध्यान रखें। ठीक है, दूसरी बात करें, भारतीय संविधान में मूल अधिकार शुरुआत में कितने मूल अधिकार थे, शुरुआत में मूल अधिकारों की संख्या थी अपने 7, और अब मूल अधिकारों की संख्या कितनी, 6। ठीक है, ये भी चर्चा हम करें। देखो, मूल संविधान में जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, 7 मूल अधिकार थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 6 मूल अधिकार। अब हमने क्या किया था, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों को श्रेणी से हटा दिया। संपत्ति का अधिकार जो था ना, पहले तो मूल अधिकार था, लेकिन अब ये क्या है, मूल अधिकारों के श्रेणी से हटाकर हमने क्या कर दिया, इसको केवल कानूनी अधिकार बना दिया। अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, एक तो किस मूल अधिकारों को, किस अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया, संपत्ति का अधिकार। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ये प्रावधान, ये सिस्टम, ये बदलाव कब किया गया। ये हमने किया था 44वें संविधान संशोधन, और 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। ठीक है, इस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। अब क्या है, अब केवल कानूनी अधिकार है। तो सवाल यह कि पहले अनुच्छेद 31 में था, तो अब इसको कहां शामिल किया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 300 और 300 का कै, इसमें
संपत्ति के अधिकार को जोड़ दिया। भाग 12 में 300 क में इसको यानी केवल कानूनी अधिकार के तौर पर इसको शामिल कर दिया गया है। ठीक है, ये चीज नोट करना। अब इसको जब संपत्ति को मूल अधिकारों से हटा दिया तो मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 6 मूल अधिकार वर्तमान में है, ये चीज नोट करना। अच्छा, इसके अलावा मैं जैसे बात करूं मूल अधिकारों के संदर्भ में बात आती है तो एक तो याद रखना मूल अधिकार हमें कौन प्रदान करता है? तो याद रखना सर्वोच्च न्यायालय, सॉरी संविधान प्रदान कौन कर रहा है? तो भारतीय संविधान आपको मूल अधिकार देता है। ठीक है, सवाल है कि प्रधान यानी देने के बाद में भी इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रहती है। सवाल यह है कि इनका संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या एससी कह सकते हैं शॉर्ट में इसको, संरक्षण का काम। और मूल अधिकारों के संदर्भ में या मैं बात करूं संविधान की व्याख्या क्या भी न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन में आया तो ठीक है, नहीं तो न्यायालय का ऑप्शन आएगा, ये चीज नोट करना। मूल अधिकारों की बात आती है तो मूल अधिकारों की जो प्रकृति है ना, वो प्रकृति किस प्रकार की है? मूल अधिकारों की प्रकृति है नकारात्मक। कैसी प्रकृति है? नकारात्मक। नकारात्मक को हम ये कह सकते हैं कि निषेधात्मक। हमने एक तो बात की थी कि मूल अधिकार जो गैरवाद योग्य और वाद योग्य होंगे, यानी नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति सकारात्मक है, मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है? नकारात्मक प्रकृति है। यानी राज्य संदर्भ में, व्यक्ति के संदर्भ में प्रकार के हनन क्या करता है? प्रतिबंध लगाने का काम करता है। ठीक है, ये चीज अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा के तौर पे कहा जाता है। भाग 3 महत्वपूर्ण भाग भी है, ये चीज हम बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख है। और कितने मूल अधिकारों का है? 6 मूल अधिकारों को उल्लेख है। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। 6 मूल अधिकार कौन से हैं? अच्छा, और दूसरी बात अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक उल्लेख है, इसमें 12 13 में क्या 14 से मूल अधिकार प्रारंभ होते हैं। तो एक सबसे पहला सवाल अपने लिए ये बनता है कि अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 वैसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये पॉइंट नोट करना। अनुच्छेद 12 में आप सीधा पॉइंट याद रखो तो ये रख सकते हो कि राज्य की परिभाषा है, बस राज्य की परिभाषा इसमें दे रखी। सवाल ये है कि राज्य किसे कहा गया? सवाल ये भी आएगा जब अनुच्छेद 36 पढ़ेंगे कि राज्य किसे कहा गया, उसमें भी राज्य को एक बार फिर से दोहराने की बात इसमें आएगी कि राज्य क्यों, राज्य राज्य होता क्या है, राज्य को परिभाषित संविधान के अनुसार किस किया गया है? तो अनुच्छेद 12 में राज्य परिभाषित कैसे, जैसे बात करें राज्य किससे माना गया? राज्य माना गया है संघ सरकार या संसद जो कानून बनाने की शक्ति रखती है, कानून बनाने का अधिकार जिसके पास में होता है। जैसे ऐसी कोई संस्था या व्यक्ति जिसके पास में नियम, उपनियम, आदेश, अध्यादेश, अधिसूचना, इसके संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो इस प्रकार की शक्तियां इनके पास में होती है। यानी मैं कहूं कि विधि बनाने की शक्तियां जिनके पास में होती है, वो सारी की सारी किस एक, जिसमें विधि निर्माण की शक्ति क्या होता है, एक प्रकार से ना। ठीक है, तो ऐसी संस्था या ऐसे निकाय जिनके पास में विधि निर्माण करने की शक्तियां होती है वो राज्य की श्रेणी में आती है। दूसरी बात यहां से मैं अगर करूं तो जैसे मैं उदाहरण के लिए बात करूं तो हम ये कह सकते हैं कि संघ सरकार के पास में कानून बनाने की शक्ति है या नहीं है? केंद्र सरकार, संघ सरकार,
मैं अगर कहूं कि राज्य सरकार के पास में है या नहीं इस प्रकार के कानून बना सकती है, बिल्कुल राज्य सरकार बना सकती है। मैं अगर कहूं कि स्थानीय सरकार, तो हमारे इंडिया में 3 प्रकार की सरकारें होती है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। 3 प्रकार की शक्तियां इसमें होती है। अगर यहां से देखो सवाल ये बनता है, संघ सरकार की बात करें तो संघ सरकार के पास में कानून बनाने की शक्तियां किसके माध्यम से प्राप्त होती है? संसद। तो इसमें हम कह सकते हैं कि संसद। राज्य सरकार की बात आती है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि राज्य विधान मंडल। क्या बोल सकते हैं? राज्य विधान मंडल। ठीक है। और दूसरी बात इसमें आती है स्थानीय सरकार की, तो स्थानीय सरकार में स्थानीय अधिकारी, प्राधिकारी। ठीक है। स्थानीय अधिकारी, प्राधिकारी जो भी होते हैं इनके पास में जो शक्तियां हैं विधि निर्मित करने की, इस प्रकार के आदेश जारी करने की, अधिसूचना जारी करने की शक्तियां वो राज्य की श्रेणी में आती है। एक और याद रखना, मैं अगर सीधे सीधे तौर पे लिखूं कि अन्य प्राधिकारी या कोई संस्था जिसके पास में आदेश, अध्यादेश, नियम, उपनियम यानी विधि निर्मित करने की शक्तियां प्राप्त होती है, वो सारे के सारे किस में आएंगे? राज्य की श्रेणी में आएंगे। अब यहां से ये चीज नोट करें, राज्य की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में? बस सिंपल बात यही खत्म हो जाती है कि अनुच्छेद किस में? 12 में बोलेगा। आपसे जब भी सवाल पूछा जाएगा, सवाल यहां से बनेगा एक तो, ये तो ठीक है। मैं अगर कहूं कि राज्य नहीं है, अच्छा, राज्य नहीं है, अन्य संस्था, अन्य अधिकारी, प्राधिकारी जैसे ओएनजीसी है, एलआईसी है। ठीक है। ये एलआईसी किस में आती है? राज्य की श्रेणी में आते हैं। इंडियन ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो भी है, एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये राज्य की श्रेणी में आते हैं। राज्य की श्रेणी में नहीं आते, ये पॉइंट नोट करना है आपको। राज्य की श्रेणी में एक तो न्यायपालिका नहीं आती है, ध्यान रखना। न्यायपालिका राज्य नहीं होता है, जबकि इस प्रकार से आदेश, अध्यादेश, विधि, नियम सब जारी करती है, ध्यान रखना। एक याद रखना, एनसीईआरटी, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो एनसीईआरटी, और एक राजस्थान के अकॉर्डिंग बात करें तो आरएससीईआरटी। यानी एनसीईआरटी का मतलब है राष्ट्रीय जो स्तर पे पाठ्यक्रम वगैरह जारी करने का काम करते हैं, उसी प्रकार से राजस्थान में राज्य सरकार में ये उदयपुर में स्थापित है, वहां से जारी, तो एनसीईआरटी दिल्ली से। ये जो अधिसूचना, आदेश वगैरह ये राज्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट में लिख दूं तो आप थोड़ा सा याद रखना, जो वक्फ बोर्ड है जो अभी चर्चा में है, मुस्लिम बोर्ड है, वक्फ बोर्ड, ये ये भी किस में नहीं आता? ये भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता। ये दो तीन बातें आपको नॉर्मली याद रख लेनी है। अनुच्छेद कौन सा है राज्य के संदर्भ में? तो 12 है। नेक्स्ट में बात करूं, अनुच्छेद 13 क्या कहता है? देखो, जैसे मैं बात करूं, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और हम आजाद कब हुए थे? 15 अगस्त 1947। ठीक है। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान लागू होने से पहले क्या कोई नियम वगैरह थे क्या? ये सारे के सारे नियम बाद में ही बने थे। संविधान लागू होने से पहले भी हमारे पास बहुत सारे नियम थे, सारे आदेश, अध्यादेश, ये सब जारी करने के अधिकार, शक्ति हमारे पास में। और संविधान जब लागू हुआ उसके बाद में भी हमने बहुत सारे कानून बनाए, बहुत सारे नियमावली चेंज किए। चलो देखो, अच्छा, लागू होने से पहले भी हमारे पास में नियम बने थे, और लागू होने के बाद भी हमने बहुत सारे नियम बनाए। सवाल यहां से ये निकलता है कि संविधान लागू होने से पहले के जितने पहले की निर्मित विधियां,
और मैं कहूं संविधान लागू होने के बाद कि निर्मित विधियां, ये दोनों ही विधियां अगर मूल अधिकारों या मूल अधिकार के किसी भाग को प्रभावित करती है तो मूल अधिकार बने रहेंगे। वो निर्मित विधियां, पहले निर्मित विधियां, वो क्या हो जाएगी, उस हद तक सुन। जैसे मान लो कि कोई कानून है जो 1940 में बना था और संविधान हमने लागू कब किया, 1950 में लागू किया। लागू किया, कोई ऐसा कानून हमने बना दिया जो मूल अधिकार को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो मूल अधिकार ऐसा कोई कानून बना दिया जो 1950 तक तो लागू रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 26 जनवरी 1950 को हमारे मूल अधिकार लागू हो गए, उसके बाद में ऐसा कोई कानून या विधि जो मूल अधिकार को प्रभावित कर रहे हैं, वो जिस हद तक, जितने क्षेत्र तक प्रभावित कर रहे हैं ना, उतना क्षेत्र उसका क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। उसको बोलते हैं आच्छादित होना, बादलों की तरह ढक लिया जाता है उसको। तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक मूल अधिकार को प्रभावित कर रहा है। और मूल अधिकारों को परिवर्तन करके, बदलाव करके, मान लो कि ऐसा सिस्टम कर दिया कि उससे कोई असर नहीं है, तो वो प्रभावी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये चीज। और दूसरी बात है कि 1950 के बाद में अगर किसी प्रकार की विधि या कोई कानून हमने निर्मित किया और निर्मित कानून है जिसका, इस कानून का कोई भाग है जो मूल अधिकारों को प्रभावित कर रहा है, यानी मूल अधिकारों के प्रति असंगत है वो, तो ऐसी स्थिति में जितना भाग इस कानून का मूल अधिकारों को प्रभावित कर रहा है, उतना भाग क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। इसको बोला जाता है कि ये भाग इस इतना तो लागू होगा, ये लागू नहीं होगा, इसका मतलब इसको पृथक कर दिया जाएगा। अब यहां से आता है कि इसको बोलते हैं आच्छादन, यानी ढक लिया जाता है, आच्छादन का सिद्धांत, और इसको अलग कर देना मतलब इसको बोलते हैं पृथक्करण का सिद्धांत का, यहां पर निकल के आता है। ठीक है, ये चीज नोट करना। अनुच्छेद 13 में दे रखा है विधि की परिभाषा, दो बातें तीन बातें इसमें दे रखी है, ध्यान रखना। सिंपली बात लिखिए तो मूल अधिकारों को कम, इसको बोल सकते हैं समन करने वाली विधियों का असंगत होना। ठीक है, अगर कोई विधि पहले निर्मित है और मूल अधिकारों को प्रभावित कर रही है तो भी वो क्या हो जाएगी, वो मूल अधिकार उसमें भी हेवी रहेंगे। और कोई बाद में निर्मित विधि है उसके बाद वो भी प्रभावित कर रही है तो भी क्या होंगे, मूल अधिकार हेवी रहेंगे। तो जो विधि बाद में निर्मित है वो वो विधि क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, उससे शून्य हो जाएगी तब। ठीक है, 13 में एक शब्द और है, याद रखना, 13 के तीसरे भाग में मैं वैसे बात करूं, विधि की परिभाषा। आपसे पूछा जाए ना कि विधि की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 13 में। आपसे पूछा जाए राज्य की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 12 में। विधि की परिभाषा में क्या है, अच्छा, विधि की परिभाषा में आती है उपविधि, विधि की परिभाषा में आता है नियम, उपनियम, अध्यादेश, आदेश, अधिसूचना, कोई रूढ़ि या वाद,
कोई परंपरा है जो ऐसी चल रही है इसके अकॉर्डिंग, विश्व परंपराएं वगैरह चलती है इस प्रकार से, ठीक है। देखो इसमें इनको माना गया विधि की परिभाषा, यानी इनको माना गया विधि। और डिटेल से बात करूं तो अनुच्छेद 13 का तीसरे भाग में, ठीक है। बस इतना याद रखना। कोई विधि किससे माना है? विधि यानी कानून की परिभाषा माना गया उपविधि, नियम, उपनियम, आदेश, अध्यादेश, अधिसूचना, रूढ़ि, प्रथा, इस प्रकार की जो भी बातें हैं वो किस में आ जाएगी? तो विधि की श्रेणी में माना गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 13 के अनुसार। इतना याद रखना है कि विधि को परिभाषित 13 में किया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो मूल अधिकार है प्रमुख रूप से वो कितने मूल अधिकार है, कौन से प्रमुख मूल अधिकार। और प्रमुख मूल अधिकारों की संख्या मैंने जैसे बात की थी कि प्रारंभ में कितने थे? 7 है। वर्तमान में कितने? 6 मूल अधिकार है। अब सवाल ये बनता है कि किस अनुच्छेद से लेकर कहां तक ये मूल अधिकार है, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो मूल अधिकारों में सबसे पहला मूल अधिकार आ जाएगा अपने समानता का अधिकार। ये नाम आपको अच्छे से आते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेसिक लेवल का रहेगा, जबरदस्त और शानदार तरीके से समझाने का प्रयास रहेगा। जहां कहीं भी आपको लगे कोई चीज, कोई बात, कोई तथ्य आपको समझ में नहीं आया तो आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट तौर पे चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स ऑप्शन दे रखा है, उसमें आप अपना कमेंट जरूर कर दे। कोई चीज, कोई बात समझ में नहीं तो अगली क्लास में समझाने का प्रयास उसमें रहेगा, अपना आपका कमेंट भी लिया जाएगा, ध्यान, ठीक है। देखो इसमें इसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक उल्लेख है। नंबर 2 पे बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार। 6 मूल अधिकार है, उससे पूरी चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 है। चौथा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी आपको कोई सा भी धर्म मानने का, आचरण करने का, प्रचार करने का अधिकार रहेगा। और अनुच्छेद याद रखना है 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक उल्लेख है। पांचवा मूल अधिकार है शिक्षा एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। और अनुच्छेद याद रखना है, एक तो 29 है और एक 30 है। छठा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अनुच्छेद याद रखना है सिर्फ एक ही है, वो है 32। 31 में संपत्ति का था, कुछ प्रावधान निरसित कर दिए, प्रावधान आज भी है उसमें। अनुच्छेद 31। 6 मूल अधिकार भारतीय संविधान में इसमें दे रखे। बहुत सिंपल क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो कौन सा मूल अधिकार नहीं है और कौन सा मूल अधिकार का क्रम सही है कि नहीं है, बस ये क्वेश्चन, ये लाइन पूछी। बहुत कम चांस होते हैं कि आपकी किस्मत बहुत अच्छे होते हैं तब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा निम्नलिखित में से मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। अक्सर ऑप्शन में तो संपत्ति वाला मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि संपत्ति का मिले, ये कोई गारंटी इसमें नहीं होती, ठीक है।
अब सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले मूल अधिकार में आएगा वो है नंबर 1, और हम लेते हैं समानता का अधिकार। समानता का मूल अधिकार। अनुच्छेद की बात करें 14 से लेकर 18 तक उल्लेख है इसमें। और मैं यहां से बात करूं अनुच्छेद, सबसे पहले बात हम कर लेते हैं 14 की। 14 दो बात कहता है, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। एक तो बात कौन सी कर रहा है ये, विधि के समक्ष समानता। और एक बात कर रहा है ये, यही विधियों का समान संरक्षण। ये एक अनुच्छेद दो तरह की बातें करता है। अब देखो इसमें विधि के समक्ष समानता का मतलब है, ये प्रावधान तो हमने ब्रिटेन से लिया था, हमने स्रोतों में पढ़ा था, ब्रिटेन या मैं इंग्लैंड कह दूं यहां। और दूसरी बात है, इसका अर्थ ये होता है विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष सभी समान है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे वृद्ध है, चाहे बच्चे, महिला, पुरुष है, सबको एक समान, यानी चाहे जाति के आधार पर, किसी आधार पिछड़ी हुई हो या अगड़े हो, सबको एक समान माना गया है। किसमें, तो याद रखना अनुच्छेद 14 की पहली बात, विधि के समक्ष समता में या समानता में। ठीक है। दूसरी बात यहां पर ये कही गई है, विधियों का समान संरक्षण। अब अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे महिलाओं के लिए अलग प्रकार से, महिला वर्ग के लिए अलग है, बुजुर्गों के लिए अलग है, ठीक है, बच्चों के लिए अलग है, तो इस प्रकार से कैटेगरी वाइज हम क्या कर सकते हैं, इसे आरक्षण दे रखा है, अलग अलग वर्गों के हिसाब से, उसी प्रकार से इसको विभाजित किया गया है। ठीक है। और ये हमने लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, यानी ये विचारधारा कहां से लिए हमने, अमेरिका के, यानी समानता दो बार प्रकार की है भारत में, ध्यान रखना। ब्रिटेन से भी लिए हमने, विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिए, और विधियों का समान संरक्षण कहां से लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब मैं सीधे सिंपल तरीके से बात करूं, ठीक है, एक नौकरी, एक भर्ती निकाली गई है सरकार द्वारा 100 पदों पर, और सीधा सीधा ऑप्शन उसमें यह कह दिया कि जो 100 टॉप सदस्य होंगे ना, उन सबको नौकरी मिलेगी। ठीक है। अब इसमें मान लो कि बच्चों को भी शामिल कर लिया, या फिर मान लो पिछड़े वर्गों को भी शामिल कर लिया, अगड़े वर्ग है उनको भी शामिल कर लिया, जो पहले से समृद्ध है उनको भी शामिल कर लिया, जो काफी समय से पिछड़े उनको भी शामिल कर लिया। तो सीधी सी बात है कि जो पिछड़ापन है वो इसने इतनी सुविधाएं उनके पास में नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो सदस्य इसमें पीछे रहेंगे। ठीक है। और जो अगड़ी जातियां हैं वो क्या करते, बाजी मार जाएगी और हमेशा इसमें अग्रणी रहेगी। ये सिस्टम हमने कहां से लिया, विधि। हमने एक चीज कह दी कि कानून सबके लिए समान है, जिसमें समता है वो आगे आ जाओ। ठीक है। एक तरीका हमने क्या किया, एक तरीका हमने ये अपनाया कि ये 100 पोस्ट है हमारे पास में, 100 में से मान लो कि जैसे हमने क्या कर दिया, 50 पोस्ट है तो हमने क्या कर दी, जनरल के लिए रिजर्व कर दी कि सब कैटेगरी। उसके बाद में हमने क्या कर दिया, आरक्षण कर दिया। आरक्षण किसमें, जैसे ओबीसी का आरक्षण कर दिया, 20-21% हो गया। एससी के लिए आरक्षण है, एसटी के लिए आरक्षण है, इसमें महिला के लिए आरक्षण है। ठीक है। और जैसे मानो कि कोई, मानो कि अन्य कैटेगरियां वगैरह, महिलाओं भी और कैटेगरी वगैरह होती है, उसमें इनको क्या कर दिया, आरक्षण कर दिया। तो सवाल ये है कि अब ओबीसी में जो फर्स्ट आएगा उसको सीट मिलेगी, एससी में जो फर्स्ट आएगा उसको सीट मिलेगी, एसटी में फर्स्ट आएगा या जनरल में आएगा, उस आधार पर हम क्या करेंगे, सीटों का विभाजन करेंगे। इसका मतलब है कि मौका सब वर्गों को मिल रहा है इसमें। तो ये जो एक प्रकार से हम कहें ना आरक्षण का प्रावधान, ये आरक्षण का प्रावधान हमने कहां से लिया, यानी ये मानो कि इस प्रकार से हमने विधियों का समान संरक्षण की बात करें तो ये प्रावधान हमने कहां से लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ठीक है। अब एक सीधी सी बात है, ये विचारधारा क्या है, एक प्रकार से हम करें तो ये नकारात्मक विचार है, यानी ये समानता कैसी है, नकारात्मक समानता ही है। ठीक है। ये समानता कैसी है,
सकारात्मक यानी समान लोगों के साथ में समान व्यवहार, और असमान लोगों के साथ में असमान लोगों के साथ में समान व्यवहार। सकारात्मक समानता, ये समानता कैसी हुई? ये सकारात्मक समानता हुई, यानी आरक्षण जिन जो पिछड़े हुए हैं उनको बराबर लाने का प्रयास इसमें किया जा रहा है। ठीक है, तो इनके लिए विधियों का समान संरक्षण है। जैसे एससी के लिए अलग विधि बन गई, एसटी के लिए अलग हो गई, ओबीसी के लिए अलग हो गई, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग हो गई, और जनरल के लिए कोई प्रकार से सामान्य तौर पे बात आ गई। तो ये विचारधारा हमने लिए। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या नोट करना है? इसमें आपको ये भी नोट करना है कि इसमें अपवाद और है। अपवाद क्या है इसमें? एक तो देखो, हमने अपने बड़े पदाधिकारियों की बात करें तो मैं एक चीज कह सकता हूं कि राष्ट्रपति, एक याद रखना है, किसी राज्य के राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल पद पर रहते हुए उनके द्वारा जो किए गए कार्य है ना, उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उनको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पद पर रहते हुए उन्होंने क्या काम किया उसके लिए वो दोषी नहीं है। इसका मतलब बाकी लोग कोई काम करे तो दोषी है, राष्ट्रपति और राज्यपाल नहीं होंगे। ठीक है, एक राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध है ना जो परमादेश रिट जारी नहीं हो सकती, ध्यान रखना। परमादेश से जो रिट होती है वो रिट जारी नहीं की जा सकती। यह अनुच्छेद 361 के तहत इनको विशेषाधिकार प्राप्त है, और 361 में कै में मीडिया के विशेषाधिकार भी प्रदान किए गए। जो विशेष अधिकार है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इस अनुच्छेद का अपवाद हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज याद रखना, हमारे जितने सांसद है ना, लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य, उनको अनुच्छेद 105 के अनुसार विशेषाधिकार प्राप्त है। एक याद रखना, जो विधायक होते हैं, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, उन विधायकों के लिए अनुच्छेद 194 के अनुसार विशेषाधिकार प्राप्त है। देखो, राष्ट्रपति के लिए विशेषाधिकार 361, सांसदों के लिए 105 अनुच्छेद है, विधायक के लिए अनुच्छेद 194 विशेषाधिकार है। क्या विशेषाधिकार है इनके लिए? एक तो है कि सदन की कार्यवाही में इनके द्वारा कोई वक्तव्य दिया गया है, उसमें न्यायालय कोई प्रकार से एक्शन रिएक्शन नहीं करेगा, यानी न्यायालय कोई सुनवाई नहीं करेगा उसमें। इन्होंने सदन में क्या बोला, क्यों बोला, कैसे बोला, न्यायालय में उसकी सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात है कि इनका सदन के जब भी मान लो कि सत्र होता है तो सत्र के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक कोई दीवानी मामले में इनकी गिरफ्तारी नहीं की जाती है। ठीक है, और विशेष मान लो कंडीशन होती है तो अध्यक्ष की अनुमति के बाद में हो भी सकता है, लेकिन विशेष अधिकार एक प्रकार से इनको प्रदान किया गया है, तो ये विशेष छूट है। अनुच्छेद 105 और 194 के अनुसार सांसदों और विधायकों द्वारा कही गई बात पर कोई प्रकार से न्यायालय में अपील नहीं की जाती है। जैसे मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए देंगे, लेकिन नहीं दिए, तो नहीं दिए तो आप अनुच्छेद 105 के तहत अपील नहीं कर सकते, ध्यान रखना, उनके विरुद्ध। नहीं दिए तो कोई बात नहीं, कह दिया कि उन्होंने झूठ क्यों बोला, बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, 105 में बोलने का अधिकार है, 194 में विधायकों को है। इसके अलावा किसी देश के अगर राजदूत भारत में है, राजदूत, या किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष, किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष और राजदूत को एक दूसरे देशों में, यानी भारत में, जैसे भारत में किसी देश के राजदूत या राष्ट्रदूत आए हुए हैं, राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं, तो उनको गिरफ्तार नहीं किए जा सकते, राजदूत को भी नहीं कर सकते, और किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष। ये अंतरराष्ट्रीय वियना संधि हुई थी 1961, उसके तहत ये मामला है, क्योंकि इससे मामला क्या हो जाता है, दो देशों में तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है, यानी विश्व युद्ध की कंडीशन भी यहाँ पर बन सकती है। तो ये कुछ प्रकार से हम करें तो अनुच्छेद 14 का कुछ ये अपवाद की श्रेणी में बातें आती है। कि महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो समानता के अधिकार तक हमने कुछ बातें इसके संदर्भ में की। देखते हैं आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है उसको वापस फटाफट देखते हैं। मूल अधिकार, एक तो याद रखना स्वराज विधेयक में अधिकारों की बात हुई थी, स्वराज विधेयक में हमने अधिकारों की बात की थी। ठीक है, सन 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकारों की बात की गई थी, और मूल अधिकारों का अग्रगामी इस रिपोर्ट को कहा जाता है। तेज बहादुर स्प्रू समिति को याद रखना है 1945 से,
याद रखना इसमें अधिकारवाद योग्य और गैरवाद योग्य दो अधिकारों की इसमें चर्चा हुई थी। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति बनी थी और संविधान सभा में, उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल, और मूल अधिकार उप समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी करपलाने। संविधान सभा में मूल अधिकारों पर 38 दिन तक चर्चा हुई थी और मूल अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिए। फिर हम बात करते हैं भाग कौन से में मूल अधिकार, भाग तीसरे में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार 7 है, वर्तमान में कितने? 6। किससे हटाया? संपत्ति का अधिकार कब हटाया? 44 संविधान संशोधन 1978 में। कहां जोड़ा है इसको? तो अनुच्छेद 300 क में जोड़ा। मूल अधिकार में प्रदान कौन करता है? संविधान करता है। संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। इनकी प्रकृति कैसी है? नकारात्मक है। ठीक है। अनुच्छेद 12 की बात करें तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी हुई है। नेक्स्ट याद रखना, अनुच्छेद 13 की बात करें तो अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा दी गई है और उपविधि, नियम, उपनियम, आदेश, अध्यादेश, अधिसूचना, रूढ़ि या वाद या इन सबको विधि में माना गया है। 6 मूल अधिकार है: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे पहले हम बात करें तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, और इसमें विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। ये समक्ष समानता, विधि का शासन और विधि के समक्ष समानता की बात ब्रिटेन से ली, एक प्रकार से नकारात्मक समानता है, और विधियों का समान संरक्षण है अमेरिका से लिए, एक प्रकार से सकारात्मक समानता है। इसमें अगर अपवाद की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसद, विधायक और किसी देश के राष्ट्रदूत या राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो इसमें समानता की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए उनको किसमें माना गया है? तो हम कह सकते हैं किस प्रकार से, तो उनको हम ये मान सकते हैं कि ये एक प्रकार से अनुच्छेद 14 के अपवाद की श्रेणी में है। ये महत्वपूर्ण बातें जो अपने मूल अधिकारों की पहली क्लास में हुई थी। नेक्स्ट और बात हम करेंगे, कंटिन्यू इसी प्रकार से जुड़े रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और जबरदस्त तरीके से तैयारी करते रहिए। आज के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।